सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास का प्रश्न पत्र का पहला पेपर होता है और आपको बताया भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी अगर पहला पेपर अच्छा गया है तो आप बड़े ही प्रफुल्लित होकर के और भी पेपर देते हैं, आसानी से प्रश्नों को करते हैं। लेकिन पहले ही जब मूड खराब हो जाता है, पहले ही पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा, सब लोग मैथ खूब ध्यान देते हैं, मैथ खूब पढ़ते हैं, मैथ पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन पहले पेपर को भी उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे कि पहला पेपर बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। किसी को भी हमारे किसी भी बच्चों को परेशानी ना हो। और ये तभी संभव है केवल और केवल आपके एक प्रयास से। जब आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो अवश्य ही पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही मजा आता है इस चीजों को पढ़ने में। बस थोड़ा सा आप पढ़िए। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सीरीज से पढ़ रहे हैं, तो आपको उस तरीके का मजा नहीं आएगा। जब आप बुक से पढ़े होते हैं इसके पहले, अच्छी तरीके से पढ़ते, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारे दैनिक चीजों से जुड़ा हुआ है। आप प्रतिदिन बच्चों को देखते हैं, जो छोटा बच्चा होता है कैसे चीजों को अ, उसका अनुकरण करता है, कैसे आप उसको बताते हैं तो कैसे बोलता है वो, कैसे चलता है, किस तरीके से चीजों को सीखता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये अब आपके पास तो इतना समय नहीं है कि आप किसी बुक से पढ़ सकें। अब तो आपके पास एक ही समय है कि आप सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो फिलहाल आप अभी आपके एग्जाम की बात है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आप डीपली में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। जो पढ़ाया जा रहा है, जो सीरीज को पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसके पहले हम 60 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। आज 61 नंबर से हम बात करेंगे। कह व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होंगे? यानी किस कंडीशन, ऐसी कौन सी अवस्था होगी जिस अवस्था में बच्चे अपने यानी दोस्तों के साथ बहुत सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी बहुत घनिष्ठता वाली मित्रता होती है। वो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? पूरी बाल्यावस्था में होगी ही नहीं, उसमें दोस्ती का मतलब बच्चा जानता ही नहीं है। पूरी बाल्यावस्था को मतलब शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, जिसमें विभेद करने की क्षमता होती है बच्चों में कि ये मेरे मम्मी पे है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सामान है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उनको ज्यादा मिला है, मुझे कम मिला है। तो इस अवस्था में उस बच्चे की कोई भी साथी से संबंधित कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जहां घाटा और मुनाफे की बात आती है वहां संबंध खत्म हो जाता है। ये कब की कंडीशन है? पूरी बाल्यावस्था की कंडीशन है। अब वही कंडीशन बाल्यावस्था में आती है। बाल्यावस्था में भी बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता है, उतना सेंसिटिव नहीं होता है कि उस चीज को बहुत सही तरीके से चला सके। पूर्व किशोरावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था की ही बात होती है, पूर्व किशोरावस्था। अब बात आती है, यानी पूर्व किशोरावस्था और बाल्यावस्था ये तो एक ही हो जाएंगे। अब बात आती है किशोरावस्था की। आपको पता है जो किशोरा अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत घनिष्ठता की संबंध होती है। जो मित्रता होती है बहुत घनिष्ठ होती है। ठीक है। एक दूसरे को मरने मिटने तक की होती है कि मेरे दोस्त को कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसे आप कंडीशन देखे होंगे कि उनके लिए लड़ाई लड़ लेते हैं, तो बहुत सारी केसेस हो जाती हैं। तो ये सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, अपने साथी समूह के बहुत सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और जैसे खेल हुआ, खेलने गए हैं तब भी वहां पे अच्छी तरीके से चीजों को चीजों में भूमिका निभाते हैं। तो व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वो होते हैं किशोरावस्था में। कब होते हैं? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है
प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य कौन सा है? तो इसके जो पार्श्व में जो निहित उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है, वो पुनर्बलन का होता है? नहीं। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण का होता है? नहीं। वैयक्तिक भिन्नता से मतलब ही नहीं है। इसमें है शिक्षार्थी स्वायत्तता से, यानी किससे होती है? शिक्षार्थी स्वायत्तता से होती है। अगला, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है किससे? ये व्यवहारिकी से संबंधित है, क्योंकि अभी पहले आपको पढ़ाया गया कि बहुत उसमें सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो जब सक्रिय होंगे तभी सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों से जुड़ते हैं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है किससे? व्यवहारिकी से। अगला है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध जो है ये जीन पियाजे जी से है। किससे है? जीन पियाजे जी से। अगला, वस्तु स्वायत्त बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। वस्तु वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो ये जीन पियाजे जैसे ही है। जीन पियाजे, गार्टन, बीने, गुड, तो इसमें है जीन पियाजे जी हैं। अगला, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपको पता है सूझ का जो सिद्धांत है ये हमारे किससे है? चिंपैंजी वाले संबंधित है ये। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने? नहीं। कोहलर? हाँ, कोहलर जी ने सूझ का सिद्धांत दिया। थार्नडाइक? नहीं। गुड? नहीं। तो सूझ का जो सिद्धांत दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है? सूझ का सिद्धांत हमारे कोहलर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगला, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुण है? ये किसका स्टेटमेंट है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है? यानी जो संतान होते हैं उनके गुण उनके वंशानुक्रम अर्थात माता पिता से मिलते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये रूथ बेंडिक्ट का है। किसका है? रूथ बेंडिक्ट जी का है। रूथ बेंडिक्ट जी ने बताया है कि जो संतान होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनका जो जेनेटिक्स होता है वो माता पिता से प्राप्त होता है। माता पिता से कभी कभी वो दादा दादी से भी आ जाता है। तो वो रूथ बेंडिक जी ने इसका स्टेटमेंट दिया है। अगला, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? ये किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो ये थार्नडाइक जी ने कहा? नहीं। हरलाक जी ने? हाँ, हरलाक जी का ये स्टेटमेंट है। हरलाक जी ने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास होता है। अगला, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन सबको ध्यान रखिएगा। ये बीटीसी के लिए तो कम इम्पोर्टेंट है, यानी डीएलएड के लिए तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा टेट या सीटेट के लिए। इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टेट या सीटेट में ये सब बहुत पूछता है। स्टेटमेंट किसने कौन कहा और किसने किस पर अपना रिसर्च किया, खोज किया, तो ये टेट और सीटेट में बहुत कंपलसरी के साथ पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अभी तो मान चलिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है ये, लेकिन टेट या सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग एवं थार्नडाइक जी, स्किनर, नन, अरस्तु। तो कौन है? किंग एवं थार्नडाइक जी। अधिक तनाव का काल होता है, तो आपको पता है किशोरावस्था का जो काल होता है ये अधिक तनाव का काल होता है। इसमें बच्चा बहुत टेंशन में होता है, तनाव में होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां उसमें आ जाती हैं। चीजों को सोचने के, अपने मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोचने की, अपने जीवन के बारे में सोचने की उसमें कंडीशन हो जाती है। अपने लक्ष्य को सोचता है कि हम किस साइड में जाएं, किधर जाएं, क्या ऐसी पढ़ाई करें जिससे हम सक्सेस हो जाएं। तो बहुत सारा तनाव होता है उस समय। तो अधिक तनाव का जो काल होता है वो किशोरावस्था होता है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कह रहा है कौन सा सूक्ष्म यानी छोटे गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो जो सबसे छोटी गतिक कौशल का जो उदाहरण होता है वो हमारा कौन सा होता है? राइट करना यानी लिखना।
क्या होता है? लिखना होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी हो। यानी नर्सरी कक्षा में जैसे ही बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, ऐसी कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चा अच्छी तरीके से उसको सीखे और उसको समझने की प्रयास करे। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए मेरा प्रिय मित्र मेरे प्रिय मित्र के बारे में वो अभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी नर्सरी में है बच्चा। अभी वो मित्र के बारे में इतना नहीं सोच पाएगा कि हमारा मित्र कैसा हो। कोई एक दो बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक जनरल बच्चे की बात किया जा रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए। तो पहला मेरा प्रिय मित्र, दूसरा मेरा पड़ोस। प्रिय मित्र से अभी वो नहीं समझ पाएगा। मेरा पड़ोस, पड़ोसी से भी नहीं समझाएगा। मेरा विद्यालय, एक थोड़ा बहुत है कि मेरा विद्यालय यानी विद्यालय से थोड़ा सा लगाव होता है, इसे थोड़ी बहुत हो सकती है। और उसका मेरा परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे विषय वस्तु, सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है, वो होता है मेरा परिवार। क्योंकि वो परिवार में रहता है, परिवार में देखता है और परिवार के साथ बिल्कुल फ्रैंक रहता है। यानी परिवार में किसी भी तरीके से बोलना, किसी भी तरीके से तो चीजों को देखना, तो वो परिवार में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझता भी है कि मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी हैं, ये चीजें मेरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो परिवार में चाचा चाची दादा दादी से हर चीजों से, हर सभी लोगों से कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो नर्सरी कक्षा में जो शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु, अच्छी विषय वस्तु होती है, वो होती है कौन सी? मेरा परिवार। अगला, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके। यानी सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो विद्यार्थियों की जो त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और विद्यार्थियों की जो क्षमताएं होती हैं, किससे होती हैं? तो विद्यार्थियों की त्रुटियों से होती हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके? किसके सिवाय? विद्यार्थियों की त्रुटियों के सिवाय बाकी सब उनकी आकलन के लिए ध्यान रखती हैं। अगला है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो बताया गया है जो डिसलेक्सिया है, इसको बताया गया था अच्छी तरीके से कि डिसलेक्सिया जो हमारी होती है, ध्वनि और अक्षरों को जोड़ने में इसको परेशानी होती है। ठीक। तो पढ़ने में, लिखने में, बोलने और सुनने में। तो डिसलेक्सिया जो होती है, बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है बोलने और सुनने में। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, इसके पहले जब बोला गया था, जैसे बोला जाए, मान चलिए, जैसे एक प्रश्न यहाँ पे था, कौन सा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ये सा है, सा को क्या किया? वाज पढ़ा। और न्यूक्लियर क्या किया? न्यूक्लियर पे वो लिखा। यानी उस चीज को अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं, वो किससे होती हैं? बोलने और सुनने से हो जाती हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसी समस्या के साथ संबंधित है, बोलने और सुनने से। अगला, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन कैसे हम करें, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। सबसे अच्छा जो सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है आकलन करने का, उनको गृह कार्य दे दीजिए और घर से करके आएंगे, स्वतंत्र होकर वहां पे कार्य करते हैं, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है उनका आकलन करने का। अगला, किसी अवर्गीकृत पदक में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। यानी सबसे अधिक बार जो संख्या आती है, जैसे आपको लिख दिया जाए, दो लिख दिया जाए, तीन, पाँच, चार, फिर पाँच, फिर हो जाए सात, हो जाए फिर पाँच, हो जाए फिर नौ, हो जाए। ये अवर्गीकृत पदक में
यानी अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आती है उसे क्या कहते हैं? जैसे पांच, एक यहाँ पांच है, एक यहाँ पांच है, एक यहाँ पांच है, 3 बार आई है ये पांच ना, ये पांच 3 बार आई है। जब 3 बार आई है तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक, मॉड। ठीक, यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, करत थांडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थांडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? एक तो अमूर्त है, एक अमूर्त है, दूसरा यांत्रिक, और तीसरा सामाजिक। ठीक, ये 3 श्रेणियां हैं, सामाजिक, यांत्रिक और अमूर्त। यानी अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक, ये 3 हैं। ठीक, तो ऑप्शन स सही है। अगला, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? तो ये है बीने, कोहलर, फ्रॉवेल, कोहलबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जो जनक हैं वो हैं अल्फ्रेड बीने हुए हैं। क्या नाम है इनका पूरा? इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड, अल्फ्रेड बीने। ये हैं अल्फ्रेड बीने जी, हैं बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक। ये 1857 से लेकर 1911 तक इस पे कार्य किया। सॉरी, 1904 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। वो तो उनकी जन्म हो गई, ये कब से कब तक रहे। ठीक, 1904 में, 1904 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया। अगला है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर, फ्रॉवेल। तो ये हैं, इनको बोलते हैं लुईस थर्स्टन। इनका पूरा नाम क्या है? लुईस, लुईस थर्स्टन है। ठीक, इस तरीके से। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन जी है। ऑप्शन पहला सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसका कथन है? तो पहला ऑप्शन है बकिंघम, दूसरा फ्रॉवेल, तीसरा थर्स्टन और चौथा कोहलर। तो ये है, बुद्धि सीखने की जो योग्यता है ये किसका है? बकिंघम जी का है। बकिंघम जी के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। यहाँ से आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है वास्तविक आयु इंटू 100। ये आईक्यू निकालने के फार्मूला भी होता है, और इसपे कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है। यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फार्मूला भी होता है। यहाँ से बुद्धि की बात है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि आईक्यू के लिए फार्मूला ये होता है। अगला है, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि पर 80-90 के बीच है। बुद्धि उपलब्धि 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित है। उपयुक्त में सभी। पिछड़े बालक कौन है? जिनके सीखने की गति धीमी होगी वो बालक पीछे रहेगा। जिनकी बुद्धि उपलब्धि 80 से 90 के बीच होती है, पिछड़े बालक की बुद्धि उपलब्धि होती है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। जब मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे तो बहुत चीजों को सीखने में उनको असावधानी होगी, यानी असुविधा होगा, सॉरी, चीजों को सीखने में असुविधा होगी और वो बालक पीछे रह जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन 10 सही है। अगला, के कारण रिक्त स्थान दिया हुआ है, के कारण प्रतिभाशाली होती है। यानी किस किस के कारण? आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशाली होते हैं, या किसके कारण होते हैं?
पहला है मनोसामाजिक कारकों के द्वारा प्रतिभाशाली। दूसरा आनुवांशिक रचना। हाँ, आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशाली होती है, क्योंकि बताया गया है कि जेनेटिक्स का असर होता है। देखते होंगे किसी घर में बच्चे बहुत एक्टिव होते होंगे, बहुत प्रतिभाशाली होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी बहुत एक्टिव होंगे, तो उनके आनुवांशिक पे असर पड़ता है। और तीसरा वातावरण अप्रेरणा। बिल्कुल, वातावरण अप्रेरणा का तो बहुत मस्ट है कि जैसा आपके घर का वातावरण रहेगा बच्चा वैसे ही चीजों को सीखेगा और उतना ही वो अच्छे से। अब आपका वातावरण सही नहीं है, लोग सही नहीं है, बात करने का तरीका नहीं सही है, तो बच्चा भी तो वैसे ही सीखेगा ना। तो जिस तरीके का आपका वातावरण रहेगा उसी तरीके से बच्चा भी उसको गेन करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ब और स दोनों है। ऑप्शन द सही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है ये? निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है वो हमारे प्राइमरी स्टेज पे ही हो जाता है, यानी सबको अधिकार है प्राइमरी लेवल की शिक्षा। तो ये हमारा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर लागू नहीं होता है। ठीक। अगला, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, बताइए कैसे सिखाएंगे? जैसे माता पिता अगर अनपढ़ हैं तो आप कैसे सिखाएंगे? ध्यान रखिएगा प्रश्न थोड़ा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी जिनके माता पिता अनपढ़ हैं उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा ना, इस सवाल थोड़ा सा आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो चीजें कुछ और निकलेंगी, इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। आप अनपढ़ माता पिता, यानी जिसके माता पिता अनपढ़ हैं उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो बताइए कैसे सिखाएंगे? पहला ऑप्शन, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। भाई उनको अंग्रेजी कुछ पता ही नहीं तो आप बात करने से क्या मतलब? जो चीजें हमको नहीं पता होगी, अगर हम मुझे उर्दू नहीं पता है तो आप मुझसे उर्दू में बात करिएगा या आप मुझसे बंगाली में बात करिएगा, तो क्या हम समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे उस चीज का नॉलेज नहीं है, उस चीज का ज्ञान नहीं है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम चीजों को सीख नहीं पाएंगे। अगला, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब उसको नॉलेज नहीं है तो मजबूर करके क्या करेंगे आप? अगला, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? नहीं, ये गलत है। बच्चे को सबसे पहले उसकी मातृभाषा में ही बोलने दिया जाना चाहिए। जैसी उसकी भाषा है, मातृभाषा है, उसी भाषा में बच्चा बोलेगा, धीरे धीरे चीजों को सीखेगा। अगला, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है कि आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से, यानी भाषा की सहायता से धीरे धीरे उसको अंग्रेजी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क, क है तो क को हम पहले बताएं कि इस क को क्या कहते हैं, के से क, फिर ख है, फिर के एस से ख, फिर ग है, ग है, ग को जी से ग। तो इस तरीके जब उसको सिखाएंगे धीरे धीरे माध्यम बना के, तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, वो सीखना स्टार्ट कर देगा। ठीक। तो इसका ऑप्शन 10 है। अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। किस तरीके की होनी चाहिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा किस तरीके से होना चाहिए? उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो अन्य सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। ठीक है। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालय में, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ नहीं। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको ये कभी फील ना हो कि हम, हमारे में बुराइयां हैं और हमें अलग किया जा रहा है, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सभी सामान्य बालकों के साथ, प्रतिभाशाली बालकों के साथ नहीं, बल्कि सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को गिल्ट फील ना हो कि हम अकेले क्यों पढ़ रहे हैं या हमारे लिए एक अलग से क्यों की गई है। सारे बच्चे विशिष्ट विशेष आवश्यकता वाले हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अलग पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा अन्य सामान्य बालकों के साथ ही देनी चाहिए। ऑप्शन अ सही है। अगला, विशेष शिक्षा संबंधित है, कह रहा है विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यों कार्यक्रम से,
अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, किससे संबंधित है? तो विशेष शिक्षा संबंधित है किससे? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, क्योंकि विशेष शिक्षा उसी को दिया जाएगा जो बच्चा या जो विद्यार्थी कम योग्य होगा, उसी को विशेष शिक्षा देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए। अगला कार्य है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है किसकी है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है? पहला, प्रतिभाशाली बालकों की, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, है ना। दूसरा, सामान्य बालकों की। तीसरा, सृजनशील बालकों की। चौथा, सभी बालकों की। सवाल को पढ़िए एक बार फिर से। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, यानी ऐसा कौन सा बालक है जिससे समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता है, कैपेबिलिटी है, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये ऐसा कौन सा बालक है? यह विशेषता किसकी होती है? यह विशेषता सृजनशील बालकों की होती है। किसकी होती है? सृजनशील। जो बालक सृजनशील होता है, अच्छे सीखने वाला, अच्छा जानने वाला होता है, चीजों को समझता है, उसकी यह विशेषता होती है। अगला, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यानी ऐसी कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात ही होती है? ठीक है, देखिए, दृष्टि दोष। भाई दृष्टि दोष तो बाद में भी हो सकता है, किसी विटामिन वगैरह की कमी हो गई तब भी आंख की रोशनी चली जाती है, या कहीं से चोट लग गया तब भी वो आंख की रोशनी चली जाती है। तो ये तो जन्मजात नहीं हो सकती है, मतलब बिल्कुल कंपल्सरी नहीं कि ये जन्मजात ही हो। अगला, श्रवण दोष, कान से कम सुनना, ये तो बाद में भी हो सकता है, ये भी श्रवण दोष जन्मजात नहीं है। मुख बधिर, मुख बधिर बाद में भी आदमी हो सकता है, मुख बधिर जन्मजात भी होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है केवल जन्मजात क्या हो सकती है, तो मुख बधिर आदमी बाद में भी हो जाता है। अगला है मंद बुद्धि। हाँ, ये जो होती है, जो बच्चे कुछ देखते होंगे कि मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है, उनको बोलने नहीं आता है, और दूसरी चीज वो इधर उधर की कुछ ऐसी शैतानियां करते हैं, जो लगता है, जो आप देख के कह देंगे कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। वो पैदा होते ही उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की कमी, या अक्सर कमी हो जाती है ना। गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसे हार्मोन्स हो जाते हैं जो उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो बच्चा मंद बुद्धि ही पैदा होता है। तो जन्मजात, केवल जन्मजात कौन सी होती है? मंद बुद्धि होती है। ऑप्शन 10 सही है। अगला, मंद अभिकर्क अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं। पिछड़े बालक, विशेष बालक, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर, तो वो होते हैं पिछड़े बालक। मंद अभिकर्ता का मतलब ये होता है कि वो बच्चा पिछड़ा हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन अ सही है। अगला, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता, कौन सी इकाई का उपयोग जो होता है सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेसिबिल। तो डेसिबल का यूज करते हैं हम सुनने की क्षमता को नापने के लिए। यह है डेसिबल। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। किसका मात्रक होता है? ध्वनि का। ध्वनि का, ध्वनि का क्या है? मात्रक है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, तो इससे सुनने की क्षमता की जांच डेसिबल से की जाती है। अगला, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? जैसे स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं किस तरीके से पाई जाती होंगी? किस तरीके से आप उनको अलग कर सकते हैं कि ये बच्चा, यानी इन बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं?
किस रूप से अलग करेंगे? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं हो पाएंगी। कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो विकलांग होंगे, तो वहां शारीरिक रूप से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में बच्चे अगर गए हैं, वहां पे देखेंगे तो शारीरिक रूप से नहीं, उनके पास भी दो पैर, दो हाथ, आंख, नाक, सब सारी चीजें हैं, तो शारीरिक रूप से आप अलग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मानसिक रूप से, हाँ, ये चीज हो जाएगा कि हर बच्चे की मानसिकता अलग अलग होगी। कोई बच्चा तेज होगा, तो कोई मीडियम में होगा, कोई कमजोर होगा। ठीक है, कोई बच्चा खेलने में तेज होगा, तो कोई बच्चा पढ़ने में तेज होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो वहां पे मानसिक भिन्नताओं से हम अलग कर सकते हैं। रुचि, रुचि रुचि के अनुसार भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रुचि तो ठीक है, सबकी रुचि अगर खेल है तो रुचि तो सबकी होगी, या पढ़ने में है तो रुचि तो सब ले रहा होगा, लेकिन किसी न किसी बच्चे का मानसिक स्थिति क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, जो बहुत अच्छे से कैच कर लेता होगा सभी। अब देखिए इस सवाल को एक बार देखिए, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? अच्छा देखिए, सवाल ये करा है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, माफ करिएगा, सवाल एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान नहीं दिया गया, हम नहीं इसमें समझ लिए। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो व्यक्तिगत भिन्नताएं शारीरिक रूप में भी पाई जाती हैं। हाँ, कुछ बच्चा विकलांग होगा, कुछ के कुछ हाइट में छोटा होगा, कुछ हाइट में बड़ा होगा, कुछ लंबा होगा, तो शारीरिक रूप से हम अलग कर सकते हैं। मानसिक रूप से कुछ बच्चा बहुत तेज होगा, कुछ कमजोर होंगे, कुछ मीडियम वर्ग में होंगे। और तीसरा, रुचि, भाई जिसकी रुचि अच्छी होगी वो बच्चा तेज होगा, जिसकी उस चीज में रुचि नहीं होगी, कम रुचि होगी, तो उसी के अनुसार वो बच्चा रहेगा। तो अर्थात इसमें कौन सही है? इसमें सभी सही है। अगला, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। हाँ बिल्कुल, समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा सभी को समान तरीके से शिक्षा देना है। और किस तरीके से देना है, ये समावेशी शिक्षा में अच्छी तरीके से बताया गया है। ये आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, या थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहां एक समावेशी शिक्षा का पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर आपका समावेशी शिक्षा हो जाएगी, एक बुक ही रहेगी आपकी समावेशी शिक्षा की। तो वहां पे अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए अगला, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। क्षमता से तो नहीं मतलब है इसमें, ये रोग है एक तरीके का। तो एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता है, इसमें जिसको ये हो जाएगा वो पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया, ये सभी हो गए। सवाल देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ठीक, तो देखिए, विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालक, इसमें दिया है पहला, पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली बालक आएगा, और मंदबुद्धि बालक आएगा, ये सभी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो जो विशिष्ट बालकों की परिभाषा होती है ना, उसको डिफाइन कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसका कारण यह होता है कि हम विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में हर वर्ग, हर समाज और अलग अलग परिवार के बच्चे आते हैं, तो यह सभी अलग अलग होते हैं, फिर भी सामान्य कहे जाते हैं, है ना? यानी अलग वर्ग के, कोई जनरल कास्ट का आता है, कोई ओबीसी कास्ट का आता है, अलग अलग तरीके के, कोई अच्छे फैमिली से आता है, कोई गरीब फैमिली से आता है। तो बहुत सारी कंडीशन होती है, इसलिए इसको डिफाइन करना बड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि इन सब बालकों में कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक गुणों की दृष्टि से दूसरों बालक से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं वो ये सभी भी आ जाएंगे, पिछड़ा बालक भी आ जाएगा, प्रतिभाशाली बालक आ जाएगा, मंदबुद्धि बालक आ जाएगा। इसको डिफाइन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या होगा? ये सभी, ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ये सभी होगा।
अगला, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। क्या है? कथन किसका है ये? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसका स्टेटमेंट है? सैफर का, ड्रेवर का, हैंडफील्ड का, लैंडेक्स का। तो ये है आपका किसका? ड्रेवर का। किसका है? ड्रेवर जी का। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ, अव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। कौन नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि हम दूसरों के साथ अगर रहें तो हम, जरूरी नहीं है कि हम प्रतिभाशाली हो जाएंगे। वो हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे परिवार के वातावरण पर डिपेंड करेगा, हमारे जनरेशन पर डिपेंड करेगा, ये चीजें होंगी। अगला, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। यानी अन्य विद्यार्थियों के साथ, अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। यानी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ सीखने की प्रक्रिया में जुड़ेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। जब उनको दूसरी अदर विद्यालयों से, अदर विद्यार्थियों से अलग करेंगे, तब उनकी क्षमताएं क्या होंगी? विकसित कर पाएंगे, वो अपनी क्षमताओं को निखार पाएंगे। ठीक, यानी उनको इस श्रेणी में रखिए जो प्रतिभाशाली श्रेणी में बच्चे आते होंगे, तो वो देखेगा कि वो उससे ज्यादा अगर है, अव्वल है, तो वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगा। अगला है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में आवृत्तिगत परिवर्तन पर। किस पर करेगी? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक, ये होगा। तो ये होगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता कौन है? तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या आर्टिज्म। तो ये जो होता है, ये डिसलेक्सिया होती है। कई बार चीजों पे इस पे चर्चा किया जा चुका है। अगला है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है? वो जैविक मंदता कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि जन्म के समय चोट, जैसे जब बच्चा जन्म लिया उसी समय अगर चोट, या भ्रूणावस्था में चोट लग गई, जिसे बच्चा पेट में है, माँ के पेट में है, तो उसी समय किसी समय माँ गिर गई या कहीं से चोट लग गया, तो वो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ जाएगा। तो जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता। उस समय जो उसमें चोट लगा है, उसी कारण जो मंदता आती है, उसे जैविक मंदता कहते हैं। तो ये ऑप्शन अ सही होगा। अगला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा जी ने दिया है। किसने दिया है? बेंडूरा जी ने। कोमास्की, फ्रॉवेल, नन नहीं, बेंडूरा जी ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये चोमस्की जी ने दिया है। किसने? कोमस्की जी ने दिया है। कोमस्की, जॉन डीवी स्किनर, गुड। तो भाषा विकास का सिद्धांत कोमस्की जी ने दिया है। अगला, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल, जॉन डीवी स्किनर, गुड। तो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं, वो फ्रॉवेल हैं कि जॉन डीवी हैं कि स्किनर हैं, गुड है कि ये हैं जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक। अगला है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं व्योगोस्की, जीन पियाजे, पाउलोव, थॉमसन। तो ये है आपके व्योगोस्की जी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? व्योगोस्की जी हैं। अगला और लास्ट प्रश्न इसका आज के क्लास का है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय।
तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के जो उदाहरण है वो हैं प्रगतिशील विद्यालय। कौन से हैं? प्रगतिशील विद्यालय है। ठीक। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? प्रगतिशील विद्यालय। चलिए, ये हो गई आज 105 105 प्रश्न कराया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 106 नंबर से। तो आप तब तक इतने प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट अवश्य कर दिया करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके।